हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 के लिए स्पेशल हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को समझने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमें बेटा यहाँ पे समझना है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव का मतलब होता है बेटा कि जब हम किसी भी चालक में विद्युत आवेश उत्पन्न करेंगे या विद्युत आवेश उत्पन्न होगा तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। मतलब वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देगा। उसे हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर याद रखिए। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि विद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि विद्युत आवेश अदिश राशि है। तो यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलम, जिसे C से रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है Q इजकल टू NE। E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितने आवेश होंगे, और N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि यहाँ पे आवेश ऋणात्मक है तो हम उसे माइनस के साथ लेंगे। यदि आवेश धनात्मक है तो उसे हम प्लस चिन्ह के साथ लिख सकते हैं। इसके बाद आवेश के दो प्रकार हैं बेटा। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझना होगा कि धन आवेश का मतलब क्या है और ऋण आवेश का मतलब क्या है। किस वस्तु पर धन आवेश होगा, किस वस्तु पर ऋण आवेश होगा। तो सबसे पहले हम धन आवेश को समझते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, ध्यान रखिएगा बेटा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। सीधा मतलब है, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, किसकी कमी होगी बेटा? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो उस पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा बेटा? धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ऋण आवेश का मतलब क्या है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी कि जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ जाए, उसकी अधिकता हो जाए, तो उस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है बेटा? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत धारा, जो कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। विद्युत धारा क्या है? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। I बराबर होता है Q/T। यहाँ पे जो Q है वो बेटा आवेश है। क्या है? आवेश है। और T जो है वो क्या है? समय है। तो I बराबर हो जाएगा Q/T। इसका जो मात्रक है
विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है बेटा? कूलाम प्रति सेकंड होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। एम्पियर को ए से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की। तो अब यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट समझना है एक एम्पियर की परिभाषा, यानी कि एक एम्पियर किसे कहते हैं। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। मतलब क्या है कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को हम कितना कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। इसके बाद हमें समझनी है विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है बेटा? ध्यान से इसको समझिए। तो विद्युत धारा की दिशा का मतलब क्या है? किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा उसमें प्रवाहित होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है। यानी कि जिस दिशा में धन आवेश प्रवाहित होगा वही दिशा विद्युत धारा की दिशा कहलाएगी। धातुओं में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों अर्थात जिसे ऋण आवेश कहते हैं, ऋण आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होती है। यानी कि जब तक ऋण आवेश प्रवाह नहीं होंगे, जब तक किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। सीधा सा मतलब है कि ऋण आवेश ही विद्युत धारा की प्रवाह को उत्पन्न करते हैं। अतः विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे हम ऋण आवेश भी कहते हैं, ऋण आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। आपको याद रखना है विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है और ऋण आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इसके बाद हमें आगे समझना है अमीटर। अमीटर क्या है? अमीटर विद्युत धारा के मापन हेतु, मापन का मतलब होता है विद्युत धारा को मापने के लिए, मापन हेतु प्रयुक्त युक्ति, यानी कि विद्युत धारा को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। अमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। इसको आप जरूर याद रखिए। अमीटर का जो प्रतिरोध है वो कैसा होता है बेटा? निम्न होता है। अतः इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है और काफी इम्पोर्टेंट है कि परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बाद हम आगे समझते हैं। अब हमें देखना है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव का मतलब क्या है बेटा? एकांक धन आवेश को अनंत से, कहां से बेटा? अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमने एक आवेश रख लिया +Q, तो ये आवेश क्या करेगा? अपने चारों ओर अपने प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो जितने क्षेत्र में ये अपने प्रभाव को प्रदर्शित करेगा उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। अब किसी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर, बाहर का जो एरिया है उसे हम अनंत कहेंगे। अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, यानी कि यहाँ से किसी एकांक आवेश को, किसको बेटा? एकांक आवेश को या एकांक धन आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब है विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा उस कार्य को हम विद्युत विभव कहेंगे। किसके लिए बेटा? इस बिंदु के लिए। इसे भी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा? भी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे।
अब हम आगे बात करते हैं और अब हमें समझना है विद्युत विभव का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। विभव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? V बराबर W/Q। W का मतलब है कार्य और Q का मतलब होता है आवेश। क्या होता है बेटा? आवेश होता है। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम क्या होता है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट, दोनों विभव के मात्रक हैं। जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको घुमाने के लिए जूल प्रति कूलम की जगह पे वोल्ट दे दे या वोल्ट की जगह पे जूल प्रति कूलम दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन कितना भी घूम जाए, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद अब हमें समझना है विद्युत विभव को। विद्युत विभवांतर की बात करनी है। विभव हमने क्लियर कर लिया, अब हम बात करेंगे विद्युत विभवांतर। तो किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। सीधा मतलब है, जैसे हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, तो इसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है डेल V बराबर W/Q। W का मतलब आप समझ गए होंगे, कार्य है, और Q का मतलब क्या है? आवेश है। विभवांतर के मापन हेतु वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा बेटा हम विभवांतर को मापते हैं? वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। इसको आप जरूर याद रखिए, काफी इम्पोर्टेंट है। इसका जो मात्रक है वो जूल प्रति कूलम और वोल्ट होता है। तो जो मात्रक विभव के हैं वही मात्रक विभवांतर के भी होते हैं। दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। तो विभव का यदि मात्रक पूछा जाए तो वो भी जूल प्रति कूलम होता है, और यदि हम विभवांतर का पूछें तो वो भी जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। यहाँ पे कुछ यूनिट दी गई हैं जिनके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10⁻⁻6 वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर होता है 10⁻⁻6 वोल्ट। 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। और एक मेगा वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 वोल्ट। इसके बाद हमें समझना है वोल्ट मीटर क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो वोल्ट मीटर का मतलब है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी कि वोल्ट मीटर से हम किसको मापते हैं बेटा? विभवांतर को मापते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो कैसा होता है बेटा? उच्च होता है। अभी हमने पीछे समझा है कि अमीटर का जो प्रतिरोध है वो निम्न होता है, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो उच्च होता है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद आगे लिखा है कि इसे परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए आप जरूर याद रखिए। कंफ्यूज होने की यहाँ पे कोई बात नहीं है यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे समझना है विद्युत परिपथ। तो विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव जैसे विद्युत उपकरण, स्विच, तार आदि लगे होते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट है।
इसके साथ यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे विद्युत परिपथ में कुछ अवयव और उनके प्रतीक। जैसे विद्युत सेल का प्रतीक क्या होता है वो आपको याद रखना है, बैटरी का प्रतीक क्या होता है वो आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइए, जो बड़ी डंडी होती है उस साइड हमें हमेशा प्लस साइन बनाना है, और जिस साइड छोटी डंडी है उस साइड हमें माइनस साइन बनाना है। आप इसको पलटा भी सकते हैं, इस साइड बड़ी डंडी और इस साइड छोटी डंडी बना सकते हैं। बैटरी का जब बहुत सारे सेल जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगी, बैटरी। विद्युत बल्ब का साइन यानी कि प्रतीक आपको याद रखना है, प्रतिरोध का प्रतीक याद रखना है, अमीटर का ए लिखा होगा बीच में, वोल्ट मीटर में भी लिखा होगा, स्विच या प्लग कुंजी। तो यहाँ पे जो स्विच है वो बंद और खुले दो अलग अलग चिन्ह होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बीच में कोई बिंदु नहीं रखी है, यानी कि खुला है। खुले का मतलब है अभी धारा प्रवाह नहीं हो रही है। खुले खुली कुंजी का मतलब क्या होता है, अभी धारा प्रवाह नहीं हो रही है। और आप दूसरा साइन भी इसका देख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद स्विच या प्लग कुंजी बंद। बंद का मतलब इसके बीच में एक बिंदु आएगी और दोनों तार यहाँ पे जुड़ जाएंगे। बंद का मतलब है कि अब परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है। ये फ्यूज का आप याद रखोगे, तार संधि और तार क्रॉसिंग। आपको याद रखना है क्रॉसिंग में तार जो है वो जुड़ते नहीं है, एक दूसरे के ऊपर से तारों को निकाला जाता है। इसके बाद हमें आगे समझने हैं, आगे की जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है ओम का नियम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस नियम से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तार का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं निश्चित हों। यानी कि जो चालक तार होगा उस चालक तार में प्रवाहित धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भी अनुक्रमानुपाती आई। इस साइन को हटाएंगे तो एक नेतांक आ जाएगा बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर। यहाँ से आई यहाँ लेके आएंगे तो बटे में, यानी कि भी बटे में क्या मिल जाएगा, आई बराबर में हो जाएगा आर। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि आर जो है, भी का मतलब क्या हो गया, विद्युत विभवांतर, आई का मतलब विद्युत धारा, और आर क्या है, अनुक्रमानुपाती नेतांक है। आर को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मान चालक के पदार्थ, ताप, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। ठीक, इसके बाद आगे आप समझोगे तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें क्या करना है बेटा, याद रखना है। पॉइंट क्या है, वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं, तथा वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय चालक कहलाते हैं। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप याद जरूर रखिए। इसके बाद हमें समझना है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। फॉर्मूला होता है आर बराबर भी बटे आई। क्या होता है, आर बराबर भी बटे आई। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ओम कहते हैं। यहाँ पे दो यूनिट हमें याद रखनी है। एक मेगा ओम बराबर होता है 10 की पावर 6 ओम। एक माइक्रो ओम बराबर होता है 10 की पावर -6 ओम।
तो आपके यहाँ तक के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं आगे। तो अब यहाँ पे हमें समझना है प्रतिरोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। जैसे सबसे पहला है प्रतिरोधक। विद्युत परिपथ का वह घटक जो विद्युत धारा के प्रवाह या प्रवाहन में रुकावट डालता है प्रतिरोधक कहलाता है। इसके द्वारा परिपथ में धारा का मान कम किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा परिपथ में धारा के मान को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? परिपथ में धारा का मान कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा? प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हमारा कॉन्सेप्ट है अच्छा चालक। वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता, सुगमता का मतलब होता है आसानी से होता है, तथा जिसका प्रतिरोध कम होता है, अच्छे चालक कहलाते हैं। जैसे सिल्वर, तांबा, एल्युमिनियम आदि। यहाँ पे हमें याद रखना है कि सिल्वर धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। किसका? धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। कौन होता है बेटा? सिल्वर होता है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है सिल्वर होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है अधम चालक या अर्धचालक। वह पदार्थ जो धारा के प्रवाह में उच्च प्रतिरोध या अवरोध उत्पन्न करते हैं। उच्च प्रतिरोध का मतलब ज़्यादा प्रतिरोध या अवरोध यानी कि रुकावट उत्पन्न करते हैं, उन्हें अधम चालक कहलाते हैं। जैसे पारा, स्टेनलेस स्टील, लेड या सीसा आदि। इसके बाद अगला पॉइंट है कुचालक। वह पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक आदि। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा है प्रतिरोध को प्रवाहित करने वाले कारक, यानी ऐसे कारक जो प्रतिरोध को क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करेंगे, उनके बारे में हमें समझना है। तो पहला है लंबाई। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब R अनुक्रमानुपाती L। इसका मतलब है यदि किसी चालक की लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो उस चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि हम चालक की लंबाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा है R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। R का मतलब क्या है बेटा? R का मतलब है प्रतिरोध और A का मतलब है क्षेत्रफल। A का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। तो यदि किसी चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध कम होगा और क्षेत्रफल में कमी होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है बेटा उसकी मोटाई से। जैसे हमारे पास एक चालक है तो उसके क्षेत्रफल यानी उसकी मोटाई को यदि हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा और मोटाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं दूर से विद्युत लाने के लिए मोटे तारों का उपयोग किया जाता है। तीसरा है पदार्थ की प्रकृति। हर पदार्थ का अपना एक प्रतिरोध होता है, ठीक, जो कि उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके बाद हमें समझना है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। एकांक लंबाई के तार में या चालक में प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एकांक लंबाई के तार या चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एकांक लंबाई का मतलब होता है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। इसका जो मात्रक है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है बेटा? ओम मीटर होता है। तो इतने कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो अचालक पदार्थ होते हैं उनमें प्रतिरोधकता अधिक होती है और जो चालक पदार्थ होते हैं
उनकी प्रतिरोधकता कैसी होती है, कम होती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपका पार्ट ए है। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।